हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लग्न के स्वामी के विषय में बात करेंगे। लग्न का स्वामी कुंडली के अलग भावों में बैठकर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो देखा नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, तो वह आप वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको स्वयं के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। उसमें मैंने फर्स्ट हाउस से 6 हाउस तक की बात की थी। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लग्न का स्वामी बताता है कि जिस घर में वह हाउस लॉर्ड बैठा हुआ रहता है कि हमारा ध्यान कहाँ लगा रहेगा, हमें किन चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा, हमारी एनर्जी कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन होगी, यह लग्न का स्वामी बताता है। तो लग्न का स्वामी लास्ट वीडियो में जैसे 6 हाउस में जाकर बैठा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और हमेशा मेहनत करने के लिए क्या करते हैं, प्रयासरत रहते हैं। वैसे ही यदि हम बात करते हैं कि यदि 6 हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाकर बैठा है, आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। 6 हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाकर बैठेगा तो जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब आपको उन हाउसेस की चीज़ें इनहेरिटेंस में मिली हुई है, मतलब उन चीज़ों के लिए आप पहले से क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। वहीं पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिन हाउसेस में जाकर बैठेगा उनसे यह पता चलता है कि हम किस चीज़ों के ऊपर अपनी मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उन चीज़ों के किन चीज़ों की तरफ हमारा आकर्षण रहेगा, यह फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अलग भाव में बैठकर हमको बताता है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लीजिए किसी का 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस की चीज़ें हमेशा आपको क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। मतलब आपका आकर्षण उन चीज़ों में बना हुआ रहेगा। तो हो गया मिस्टिक हो गए, अकल्ट नॉलेज हो गए, रिसर्च हो गए, चीज़ों को खोजना, इस तरीके की चीज़ें की ओर क्या होगा, आपका आकर्षण बना हुआ रहेगा। वहीं पे जब 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाकर बैठेगा तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें उनको इनहेरिटेंस में, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस बर्थ में भी ये इस फील्ड में थे, तो उन चीज़ों को प्राप्त करने में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी रेदर देन कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठकर आपको उन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट दिलाने में क्या करता है, कोशिश करता है, आप प्रयासरत रहते हैं। तो आप 2 लोगों की कुंडली में यदि कंपैरिजन करेंगे जिनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है और 8th हाउस का फर्स्ट हाउस में है, 2 कुंडली में, तो आप देखेंगे कि पहले को 8th हाउस की चीज़ें प्राप्त करने में ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। वहीं पे जिसका 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है उसको वो चीज़ें क्या होती हैं, बहुत जल्दी से शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। कम मेहनत पर भी, कम थोड़ी सी कोशिश करने के बाद भी वो उनको चीज़ें क्या होती है, जल्दी मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस को देखना है। तो मैंने कंटिन्यूअसली लग्न लॉर्ड को लेकर 3-4 वीडियोस डाल चुकी हूँ। आपको आपकी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि लग्न का स्वामी आपकी कुंडली में कैसा बिहेव कर रहा है। इसके अलावा लग्न में कौन से प्लैनेट बैठकर आपकी पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं आज की वीडियो में लग्न का स्वामी यदि 7th हाउस में बैठा हुआ है। जैसा कि 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है और हमारी पब्लिक इमेज का होता है, हमारी पब्लिक लाइफ का होता है। इसके अलावा देखिए फर्स्ट हाउस हमको स्वयं को दर्शाता है, तो फर्स्ट हाउस से सामने का हाउस कौन हुआ, 7th हाउस। तो 7th हाउस हमारी खुद की रिफ्लेक्शन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यह जो हाउस है वो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे केंद्र होते हैं उसको क्या करता है, बांधने का काम करता है। क्योंकि यह स्थान देखिए 4th हाउस से 4th होता है, तो 4th हाउस हमारी माता का होता है, हमारे पारिवारिक सुख का होता है, हमारी मानसिक शांति का होता है। वहीं पे आप देखेंगे कि यह हाउस 10th से 10th हाउस होता है, तो हमारे कर्म का भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं पे ये हाउस आप देखेंगे कि जो त्रिकोण भाव है 9th हाउस, वहाँ से 11th हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पिता होते हैं उनके विश फुलफिलमेंट को भी हम 7th हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे यदि आपका 7th हाउस डैमेज है, यदि आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में, स्पाउस के साथ यदि प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में, पार्टनरशिप में दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके पारिवारिक सुख पर,
दूसरा आपके आपके कर्म पर, क्योंकि 10th से 10th हाउस है, वहीं पे आप देखेंगे कि आपके जो पिता फादर पे भी इनका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए 7th हाउस को बैलेंस रखने से आपको ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। वैसे भी आप देखेंगे कि 7th हाउस में तुला राशि आती है जो एक बैलेंसिंग साइन होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि जब लग्नेश तुला राशि में होता है तो ऐसे लोग कई बार आपको बैलेंसिंग वाली चीज़ों में काम करते हुए दिख सकते हैं। वहीं पे यदि लग्न लॉर्ड का संबंध 7th हाउस से है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और ऐसे लोगों की यदि हम एक नेचर की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहिए रहता है। मतलब वो कहीं पे भी रेस्टोरेंट जाए, खाने जाए, कहीं भी निकलते, घर से बाहर भी निकलते हैं, कहीं जाना भी हो, तो ऐसे लोगों को एक सपोर्ट या किसी ना किसी का एक बैक सपोर्ट चाहिए होता है कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए भी। वहीं पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं। तो आप देखिए, जहाँ पे आपको डे टू डे एक्टिविटी में लोगों से ज़्यादा बातचीत करनी होती है, ऐसे कामों में लग्न 7th हाउस वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे बिजनेस में, जहाँ पे आपको डेली आपके कस्टमर से बात करनी होती है, आपको आपके बातों के थ्रू, आपकी बातचीत के थ्रू उनको क्या करना होता है, इम्प्रेस करना होता है। तो ऐसे एरिया में आप देखेंगे कि इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा ये बिज़नेस माइंडेड होते हैं, क्योंकि 7th हाउस बिज़नेस को भी दर्शाता है। वहीं पे आप देखेंगे कि ये पार्टनरशिप में भी, यदि बिज़नेस में पार्टनरशिप भी करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। वहीं पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाकर यह भी बताता है कि फर्स्ट हाउस जिस भी स्थान में जाता है वह हमको लाइफ टाइम वहाँ पे क्या करता है, वो चीज़ें प्रभावित करती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर उनके स्पाउस का आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे पराशर ऋषि जी कहते हैं कि यह स्पाउस के इल हेल्थ को भी दर्शाता है। मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में पार्टनर की जो हेल्थ है उसको भी क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि हम उस स्थान की एनर्जी को क्या कर रहे होते, ले रहे होते हैं, ड्रेन कर रहे होते हैं जो स्पाउस की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं स्पाउस की जो हेल्थ है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है। वहीं पे यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मेलेफिक बनकर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो स्पाउस की हेल्थ को ख़राब करेगा। यदि बेनिफिक है तो बिजनेस पार्टनरशिप में और स्पाउस में के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको अच्छा रखता है। वहीं पे यदि मेलेफिक है तो आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वह ख़राब होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक लाइफ से। मतलब जिनके मेलेफिक 7th हाउस में बैठे हुए तो आप देखेंगे कि उनकी जो पब्लिक इमेज है, पब्लिक लाइफ है, वह अच्छी होती है। वहीं पे बेनिफिक यदि बैठे हुए हैं तो उनकी जो खुद की लाइफ है, रिलेशनशिप है, वह अच्छी रहेगी, और पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक इमेज है, वह क्या होती है, ख़राब होती है। क्योंकि 7th हाउस हमारी जो इमेज है, हमारी जो पब्लिक लाइफ है, उसको भी क्या दर्शाता है, 7th हाउस दर्शाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, इनको ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट रहता है। वहीं पे ऐसे लोगों को यह सजेस्ट किया जाता है कि यदि उस टाइप के काम करते हैं जिसमें बातचीत का ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपको लोगों से इंटरेक्शन करना रहता है, आपको अपनी बातों के थ्रू लोगों को इम्प्रेस करना रहता है, यदि अपनी इस स्किल का यदि ये अपने काम में यूज़ करते हैं, जो इनकी जन्मजात प्रतिभा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। वहीं पे इनको कभी आप देखेंगे कि एक बैक सपोर्ट की आवश्यकता हमेशा इनको लाइफ के हर मोमेंट में इनको देखने के लिए मिलती है। यह होता है 7th हाउस में यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। वहीं पे आप देखेंगे कि यदि इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, फर्स्ट हाउस में यदि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में है, तो आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों की जो पार्टनरशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करें। हमेशा वेडिंग रिसेप्शंस, जो पार्टीज़ होती हैं वेडिंग की, उसे अटेंड करें। कपल्स के बीच पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो उसको सॉल्व करें। इससे क्या होता है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्या होती है अच्छी होती है। तो ये एज अ रेमेडियल हम इसको देख सकते हैं। यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 8th हाउस एक क्या होती है, एक गंभीर सिचुएशन होती है, एक गंभीर हाउस उसको माना जाता है। तो आप देखेंगे कि यह स्थिति
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8 में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि एक चिंताजनक स्थिति होती है। मतलब एक लाइफ में एक स्ट्रेस जो होती है वो हमेशा बनी हुई रहती है और बहुत सारे आपको डिससेटिस्फेक्शन, सडन इवेंट्स लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे यह सिचुएशन कई बार आपको एडिक्शन भी दे सकता है, मतलब अतिवादी, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अति भी दर्शाता है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा भी देखने के लिए मिलता है यदि फर्स्ट का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है। वहीं पे यही 8th हाउस में आप देखेंगे कि 8th हाउस की जो हिडन चीज़ें होती हैं रिसर्च में, और जहाँ पे आपको चीज़ों को खोजना पड़ता है, ज़मीन के नीचे जो गड़ी हुई चीज़ें हैं उनको खोजना, मिस्टिक चीज़ें, तंत्र मंत्र की चीज़ें, इन सब चीज़ों में आपको यह जो 8th हाउस में लॉर्ड आपको इंटरेस्ट ज़रूर दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाकर बैठता है वह बताता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में बना रहेगा। तो यदि आप रिसर्च से जुड़कर काम करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे CBI वगैरह हो गई, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो गए, उन चीज़ों में यदि आप काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर पे, बैंकिंग पे, तो ये जो 8th हाउस की जो निगेटिव एनर्जी है जो आपको हार्म कर रही है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो टैलेंट है वो इन चीज़ों को आप यदि प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो 8th हाउस की एनर्जी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। वहीं पे यदि हम दूसरे वे में बात करते हैं तो यह पर्सन को बैड डिसीजन मेकर बनाता है, सिक्रेटिव नेचर का बनाता है। कई बार ये अनैतिक चीज़ों के थ्रू भी क्या करते हैं, धन को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि 8th हाउस इनहेरिटेड मनी का होता है, तो इनहेरिटेड मनी इनको मिलती है, मगर कई बार ये इलीगल वे में भी पैसे कमाने की ओर, अनैतिक वे में भी पैसे कमाने की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जुआरी, चोर, इस प्रवृत्ति के लोग भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यदि 8 में है तो आपको यदि और भी पाप ग्रहों का प्रभाव है तो इस प्रवृत्ति के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और एडिक्शन भी दे सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये कुंडलिनी जागृत करने की ओर इनका क्या होता है, 8th हाउस से हम कुंडलिनी भी देखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुंडलिनी जागृत करने की ओर ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होता है। यदि राहु बैठा हुआ है तो वो कुंडली जागृत करने की ओर ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि 8th हाउस की एक्टिविटीज़ को यदि प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, जैसे इनकी जो रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी होती है वह बहुत अच्छी होती है, तो इन चीज़ों को यदि ये पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करते हैं तो 8th हाउस का इनको अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। मतलब अपार भाग्य आप बोल सकते हैं कि 8th हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपको दे सकता है। बस शर्त यही है कि 8th हाउस की जो चीज़ें हैं उसको आपको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। वहीं पे कहा जाता है कि फर्स्ट का लॉर्ड 8 में दूसरी जो पराई स्त्रियाँ होती हैं उनके तरफ भी आपका इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। देखिए, हम हर किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8 में बैठा हुआ तो ये नहीं बोलेंगे, वहाँ पे पाप ग्रहों का भी प्रभाव देखा जाता है और कुंडली में और भी कॉम्बिनेशन देखने चाहिए जिससे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट का लॉर्ड 8 में कई बार आपको दूसरों की जो मनी है उससे भी भोग करवाता है, क्योंकि इनहेरिटेंस का है तो हो सकता है कि आपके मम्मी पापा की जो जायदाद है वो आप भोग रहे हो। कई बार जो बैंक बैलेंस जो है या फिर दूसरों के बैंक बैलेंस को आपको एंजॉय करने का मौका मिले, तो इस तरीके से दूसरों के मनी को भी भोग करने का यह फर्स्ट का लॉर्ड 8 में आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। मगर कई बार वही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और आप देखेंगे कि इन लॉस से कई बार दोनों में से एक सिग्निफिकेंस को कई बार ये हार्म भी करता है। कई बार पुराने जो मुकदमे होते हैं उसके कारण भी तनावपूर्ण स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जो आपके लिए एक निगेटिव एनवायरनमेंट का क्या करती है, निर्माण करती है। तो कई बार जिससे आपका माइंड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की ओर चले जाता है और तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, एग्रेशन बढ़ता है। तो आपको यह चाहिए कि 8th हाउस की एनर्जी को आप प्रॉपर यूटिलाइज करें। यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 9th हाउस हमारे धर्म को दर्शाता है,
हमारे गुरु को, हमारे पिता का स्थान होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का क्या हो जाता है, यहाँ पे संबंध बन जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने आदर्शों और सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। हमेशा चीज़ों को ध्यान, अनैतिकता और नैतिकता के बेस पे ध्यान में रख कर ही ये क्या करते हैं, लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। और धर्म के विरुद्ध जाने के लिए ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं। मतलब धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना इनको पसंद नहीं आता है और हमेशा गॉड से, भगवान से डर कर ही ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि भगवान है और भगवान देख रहा है। तो उससे, उनसे डर कर ही ये लाइफ के क्या करते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं। जैसा कि गुरु और पिता का स्थान होता है, तो आप देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी में आपको इनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। कई बार यह पिता से सेपरेशन को भी दर्शाता है। यदि यहाँ पे मेलेफिक प्रभाव में है तो आप देखेंगे कई बार कुछ समय के लिए आपको पिता से सेपरेशन भी देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से हम 9th हाउस से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लाइफ में ट्रैवलिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। वहीं पे 9th हाउस हमारी ईश्वरीय कृपा को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग आपको देखेंगे कि आप हमेशा इनके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा, मतलब एक जिसको हम लक बोलते हैं, वो हमेशा बना हुआ रहता है। और ये हमेशा नैतिकता और अनैतिकता को, चीज़ों को ध्यान में रख कर ही क्या करते हैं, लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। मतलब ये खुद के लिए भी जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और उसके कंपैरिजन में वहाँ पे उनको इमोरल वैल्यूज़ दिख रही है, अनैतिकता नज़र आ रही है, तो वो प्रॉफिट लेना प्रेफर नहीं करेंगे। वो लॉस में जाना प्रेफर करते हैं, ना कि अपनी जो नैतिकता है, आदर्श है, उसको छोड़ना। तो इनको बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में रुचि, ये स्थान आपको प्रोवाइड करता है। वहीं पे कई बार यह जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो आप देखेंगे कि इनके करियर में, प्रोफेशन में जो लाभ होते हैं उनमें इनको कई बार बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जो नेचर होता है, इनकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है और इनकी जो मोरल वैल्यूज़ होती है, कई बार उन चीज़ों में क्या होती है, एक बाधा उत्पन्न होती है। वहीं पे ये कॉम्बिनेशन इनको अच्छा सोशल मीडिया में फेम भी दिलाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी यह होती है कि ये सामने वाले का क्या चल रहा है, उनके नेचर, उनके वो क्या सोच रहे हैं, उनको कई बार अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, भाप लेते हैं। उसके अनुसार ही ये क्या करते हैं, वैसा रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जिनको बोलते हैं हम, टीचर्स होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, और अच्छी इनकी जो सोशल मीडिया में आप नेम फेम इनकी देख सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का जैसा रिएक्शन है उसके अनुसार ही ये क्या करते हैं काम करते हैं। तो ओवरऑल यदि हम इस पोजीशन की बात करते हैं तो ये अच्छी पोजीशन है, मगर कई बार इनका बहुत ज़्यादा धार्मिक होना, बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना, इनको कई बार जो करियर में जो गेन्स है वहाँ पे क्या करता है थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है। यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 10th हाउस करियर का, प्रोफेशन का, कर्म का स्थान होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का के एक जीवन का उद्देश्य यही होता है कि कर्म करना है। ये अपने कर्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस होते हैं। मतलब ये चीज़ों को यही सोचते हैं कि इनकी इमेज, जो समाज में जो इमेज बनेगी वह इनके कर्म के थ्रू ही बनेगी। ये जैसा कर्म करेंगे उनके अनुसार ही इनका इमेज बनेगा। तो हमेशा इनका जो फोकस है वह किस में होता है, काम में होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो ये सिद्ध नामक योग का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बैठकर जो प्लैनेट होता है वो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है और काम के प्रति आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा जागरूक बनाता है। तो आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक सेवा में लोग होते हैं, सिविल सेवा में, जहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आपको लोगों को, पब्लिक को कंट्रोल करना होता है, राजनीति के क्षेत्र पे, प्रशासनिक सेवा में आप ऐसे लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं। जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी का आपको यूज़ करना है, वैसे एरिया में ऐसे लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। मगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस पे कई बार एक आधिकारिक रवैया देता है, मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव नेचर का बना देता है, जिसके चलते इनके वर्क प्लेस में, प्रोफेशन में आप देखेंगे कि इनको प्रॉब्लम्स का
सामना करना पड़ता है। लोग इनसे क्या करते हैं, कई बार जेलेसी रखते हैं इनके काम को देखकर, और कई बार जो इनका रवैया हो जाता है एक एकाधिकार का हो जाता है। मतलब खुद को ये क्या समझते हैं कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, जिसके चलते इनसे जो इनके कलीग्स होते हैं इनके साथ क्या हो जाती है, उस एरिया में प्रॉब्लम हो जाती है। मगर यह आप देखेंगे कि ओवरऑल इनके जो प्रोफेशन और करियर में यह जो पोजीशन है वो क्या होती है, सपोर्ट करती है। यदि 11th हाउस में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, जैसे कि 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्क को दर्शाता है, हमारे फ्रेंड्स को दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। समाज के बीच उठना बैठना, समाज के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें जाना, वहाँ पे एंजॉय करना, ऐसे लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब इनकी एक अच्छी सोशल इमेज होती है। तो ऐसे लोग यदि सोशल, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोशल होना है, लोगों से सामाजिक होना है, लोगों के बीच उठना बैठना है, ऐसी चीज़ों में यदि ये काम करते हैं तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे NGO हो गए, क्लब हो गए, और 11th हाउस से हम देखते हैं लाइफ के अचीवमेंट्स देखते हैं। तो ये लाइफ के अचीवमेंट्स के लिए यह जो पोजीशन होती है फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में, यह बहुत अच्छी पोजीशन होती है। इसके अलावा डिज़ायर फुलफिलमेंट का होता है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट के लिए है वह भी ये पोजीशन क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में एक क्या है, एक अच्छी पोजीशन है। मगर आप देखेंगे कि वहीं पे ये भले ये कितने भी सामाजिक क्यों ना हो जाए, कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो देने की प्रवृत्ति है, मतलब ये भूल जाते हैं कि प्रकृति का जो नियम है वो देना है। तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि चीज़ों को लेना, मतलब यहाँ ये पोजीशन इनको थोड़ा क्या बनाती है, कंजूस प्रवृत्ति का बनाती है। भले इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मगर लाखों की वो डिज़ायर्स रखते हो, मगर खर्चा करने के मामले में ये मैं बोलेंगे कि 1000 रुपये भी नहीं निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये थोड़े क्या होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, देना इनको नहीं आता। और आप देखेंगे कि 11th हाउस के बाद 12th हाउस आता है, तो जो कि देना, इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, डोनेशन को दर्शाता है। तो इनको यह सीखना चाहिए कि देने से ही जो चीज़ें क्या होती हैं बढ़ती है। क्योंकि 12th हाउस में देखेंगे कि जो वीनस है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, तो पैसे देने से, डोनेट करने से आपके पैसे और क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इन लोगों को यह सीखना चाहिए कि कैसे देने से हम खुद को भी क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओवरऑल सोशल इमेज के लिए यह जो पोजीशन वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। यदि 12th हाउस में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तो 12th हाउस क्या दर्शाता है, हमारी इमेजिनेशन पावर को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होता है। थोड़ा सा इनको अकेले रहना पसंद रहता है, मतलब ये थोड़े से अलगाववादी होते हैं, अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद आता है। और ऐसे लोगों की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन, जो निराशाजनक चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो आप इनकी लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे ये अकेले रहना, स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ना, मेडिटेशन करना, ऐसी चीज़ों में एकांत में जाकर टाइम स्पेंड करना, इनको ये चीज़ें क्या होती है, पसंद आती हैं। और इनके इनर नॉलेज के थ्रू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही ये अपने जो इंट्यूटिव पावर है, जो इनकी इंट्यूटिव स्किल है, उसको ये क्या करते हैं, और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और इनकी जो इमेजिनेशन होती है, ये अपनी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में क्या रहते हैं, में रहना पसंद करते हैं। वहीं पे कई बार इनको ये बैड डिसीज़न मेकर भी बनाता है। कई बार एक ऐसे इरेटिक डिसीज़न ले लेते हैं कि ऐसे मोमेंट्स पे जो उनको नहीं लेना चाहिए। कई बार हेल्थ से रिलेटेड यह प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। वहीं पे 12th हाउस फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को दर्शाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यदि ये फॉरेन से जुड़कर कुछ काम करते हैं, हॉस्पिटल, असाइलम, जेल, ऐसे स्थानों पे यदि काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि 12th हाउस की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये चीज़ें इनकी जो इमेजिनेशन पावर है, जो इंट्यूटिव पावर है,
उसको बढ़ाने में ये चीज़ें इनकी क्या करती है, हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं जो फिजिकल स्ट्रेंथ में इनको प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। ऐसे लोगों के जो थॉट्स रहते हैं वह क्या होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने चेंजिंग थॉट्स के चलते कई बार क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं पे 12th हाउस हमारे एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स का भी होता है, एक डिवाइन ब्लेसिंग का प्लेस होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो हमारे पितृ होते हैं उनसे एक जो हिडन जो ब्लेसिंग्स होती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो हमेशा इनको क्या करती है रहती है, हमेशा सपोर्ट करती रहती है। तो ऐसे लोगों को यह सीखना चाहिए कि कैसे प्रॉपर डिसीजन लेके अपने जो चेंजिंग थॉट्स है उसको स्टेबल रख के कैसे अपनी चीज़ों को 12th हाउस की चीज़ों को ये क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं पे ऐसे लोगों को डिवोशन ज़्यादा करना चाहिए, मतलब भक्ति ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि 12th हाउस डिवोशन का भी होता है। तो यदि ये डिवोटेड रहते हैं तो भी 12th हाउस की चीज़ें क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अलग अलग भावों में जाकर कैसे हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इसका पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका लग्न लॉर्ड कौन से भाव में बैठा हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।